भी आ गई है। मैं बता दूं मैं क्या बताने वाली थी सर। हमने जब लाइव खत्म होने के बाद कुछ और जो मतलब हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील बैठे हैं इंडिया के अंदर, हमने उनसे बात की कि एटीएस की जांच में मतलब कितना टाइम होता है, उन्हें कितना पीरियड होता है कि ये जांच उन्हें कंप्लीट करके देनी है। तो उन्होंने हमें बताया कि एटीएस के पास ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर उन्हें अपनी जांच कंप्लीट ही करनी होती है। और जो तुम बात कर रहे हो 120B सेक्शन इतना कम क्यों लगा है, ये तो सिर्फ थाने वालों ने लगा के उन्हें अंदर मतलब जेल के अंदर डाल दिया था। वो बेल करवा के अपने जो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा वो बाहर आ गई। ठीक है कि अब वो जो धाराएं तो इससे अब लगेंगी जब एटीएस अपनी चार्जशीट पेश करेगी। कह रहे जेल तो ये जाएगी, अब नहीं जाएगी, 1.5 महीने बाद जाएगी जेल, तो ये 100% जाएगी। चाहे इसने अपना घर बना लिया हो, चैनल खोल लिया हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, जेल जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता। ये दावा कर रहे हैं इंडिया के एडवोकेट, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात की। अच्छा सबसे भाई एक और सवाल है ना कि जैसे देखिए जो जिन ग्राउंड पे उसको बेल मिली थी, कल हमने डिस्कस किया था कि छोटे बच्चे हैं वो माँ के बगैर नहीं रह सकते, तो लिहाजा उनको बेल दी दिया है, वो भी 30,000 रुपए जी में। जी अच्छा लेकिन बेल पे सचिन के घर ही क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है कोर्ट का ऑर्डर भी आपने कल पढ़ के बताया था, उसमें तो उसके जो शोहर लिखे हुए हैं, हस्बैंड जो लिखे हुए हैं, तो गुलाम मैडम लिखे हुए हैं। सचिन को क्यों हाँ जी हाँ किस जी। वजह से सचिन के घर पे छोड़ा गया है? सचिन का रिश्ता क्या है जिसकी वजह से उसको रखा गया? सर सचिन का रिश्ता उससे कुछ नहीं है, लेकिन मतलब जैसे बेल आउट होने के बाद एक शर्त होती है कि तुम इंडिया से बाहर नहीं जाओगे बिना मतलब हमें इतना करे तुम शहर भी नहीं छोड़ोगे। तो वो उसकी खुद की मर्जी होती है कि वो किसके अपनी मौसी नानी चाची ताई या किसी दोस्त के घर पे जाना चाहती है तो वो आराम से जा सकती है। इस पे सर हम विरोध नहीं कर सकते इसका, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो इकरा साहब आप ये बात सुन रही हैं, यहाँ पर तो ये कंडीशन नहीं हो सकती कि अगर जिन ग्राउंड्स पे आपको बेल दी गई है तो कोर्ट जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट बच्चों के साथ शेल्टर रूम में रख सकती थी, कि वो जांच भी होती है उससे और नजरों के सामने भी रहे, बच्चे भी माँ के साथ रहें। लेकिन वो बंदा जिसकी वजह से कानून तोड़ा है और कोर्ट में सर भी ये जाके झूठ बोला है। शायद भाई जी जी आप बोले इकरा शायद साहब। भाई ऐसा ही है, और यहाँ पे जी जी शायद भाई ऐसा ही है, वो शेल्टर होम में रख सकते थे। सेकेंडली यहाँ की जो हमारी मलीर की पुलिस थी, तो हमारे पास जैनब अलर्ट है, आपको पता है कि कोई भी मिसिंग कंप्लेंट आती है बच्चों की, माइनर बच्चों की, तो 2 घंटे के अंदर एफआईआर पुलिस ने दर्ज करनी है। तो चले जब वो मिसिंग उनको रिपोर्ट हुई थी, वो कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कानून तो मौजूद है, उस पे उन्होंने बच्चों के मिसिंग होने पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? कि एसएचओ से सवाल होना चाहिए, जब पूरे मुल्क के अंदर वो है, उन्होंने क्यों नहीं जब इनके पास कंप्लेंट आई है तो क्यों नहीं वायरलेस पे मैसेजेस चलाए, क्यों नहीं बच्चों की तस्वीरें पब्लिक की गई? ये उनसे सवाल होना चाहिए ना। हम्म। मैम एक बात बताइए, आपके कंट्री में एक दुआ जहरा का केस हुआ था, जो मैंने डे 1 से मैं उसको वॉच कर रही थी, मुझे इंटरेस्ट है ऐसे कानूनी मुद्दों में घुसने का। मैंने साहिद भाई को भी मैं तभी से जानती हूँ। तो मैम एक बात बताइए, जब दुआ जहरा का केस हुआ था वो भी मतलब उसको कोर्ट के अंदर लाया गया था, कोर्ट के बाद उसको भी उसके घर पे भेज दिया गया था पहले, जो भेजा था। जब उसके घर वालों ने आवाज उठाई थी कि हमारी बेटी की जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक इसे शेल्टर होम में रखा जाए, तो शेल्टर होम में तो उसी के नहीं बाद ही जिब्रान नासिर ने की वजह से रखा गया था मैम। नहीं लेकिन यहाँ तो साक्षी, किसी ने उस आवाज ही नहीं केस उठाई। सुने उस केस को हमने भी फॉलो किया था, ना सिर्फ फॉलो किया था बल्कि वहाँ पे लीगल एडवाइसेस भी हमने दी थी, ठीक है। तो उसमें ये हुआ जी था जी कि माँ बाप दोनों दोनों एक पेज पे थे। बच्ची का ये स्टेटमेंट आ रहा था या उससे दिलवाया गया कि मुझे माँ बाप से खतरा है, और बच्ची जाना नहीं जी चाह रही थी क्योंकि माइनर थी। फिर उसके पास ऑप्शन रह जाते थे दो, या तो तुम वालिदैन के पास जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें स्टेट अपनी कस्टडी में देगी। तो फिर जब उसने मना किया कि मैंने नहीं जाना है, और हमारे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी ये रिमार्क्स थे कि कोई भेड़ बकरी नहीं है कि हम उसको जबरदस्त के ऊपर कोई जबरदस्ती भी करें। ये चीजें सबको देखते हुए बच्ची को शेल्टर होम में रखा गया था। उसके बाद उसकी मेंटल रिहैब पे काम हुआ था, उसके साइकोलॉजिकल सेशंस हुए थे, डॉक्टर्स वहां पे जाती थी। उसके बाद जाके जब बच्ची इस स्टेज में आई कि वो इंडिपेंडेंटली कोई स्टेटमेंट दे, तो फिर
फिर उसको दोबारा हाई कोर्ट में कॉल किया गया और फिर उसने वो स्टेटमेंट दी थी। उसमें इकरा साहब आई एक एग्री चीज विद यू मैम, लेकिन मैं मैं ये कहना चाहती हूँ, जब उसको फर्स्ट टाइम कोर्ट में प्रेजेंस किया गया था, देन आफ्टर तो वो उसी के साथ रही थी ना, नहीं नहीं जब उसके घर मैं वालों ने बताता हूँ आवाज नहीं, उठाई। जी जी मैं जी सर बताता हूँ बोलिए। मैं बताता हूँ। वो जो पहला इकरा साहब ये पहले ऑर्डर की बात करेंगे, जो 6 जून और 8 जून का ऑर्डर था 2022 का, जैसे जो जुनैद गफ्फार लिबर्टी पे उसको सेट किया था। ठीक है, जैसे याद आ गया। जुनैद गफ्फार साहब वाले ऑर्डर की बात करिए। देखिए पहले तो जो मैम केस यहाँ आया था ना, किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, अगर नहीं सर नहीं कोई नहीं मैं आवाज उठाता हाँ, तो सर मैं जाते बता रहा हूँ। जरूर। जी वो पहला पहला जो केस था ना, बुनियादी तौर पर जो हाई कोर्ट में से हाई कोर्ट में केस आया था, वो ये था कि बच्ची मिसिंग है, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट ने पुलिस को कहा कि भाई आप हर सूरत ले आए। आईजी को सस्पेंड किया इस मामले में, सूबे के हेड थे आईजी पुलिस, उनको सस्पेंड किया, बाहर बच्ची को रिकवर करके कोर्ट में पेश किया गया। अब जज साहब का ये मौक़िफ़ है कि आपने चूंकि यहाँ केस फाइल किया था मिसिंग का, बच्ची आ गई और बच्ची कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, तो अब कोई ऐसी वजह नहीं कि बच्ची को हम किसी और जगह भेजें। तो जज साहब ने बच्ची को उसी जगह वापस भेज दिया, चूंकि बच्ची रिकवर हो गई, सामने आ गई, बात हो गई। तो उसके बाद फिर जिस तरह एक चीज हुई कि लोगों ने आवाज उठाना शुरू की, मजीद एप्लीकेशंस लगाई गई कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि सिंध में कानून है कि आप 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते। तो बच्ची की उस वक्त उम्र 14 साल थी। तो उसके बाद फिर उसको दोबारा बुलाया गया लाहौर से, और उसके बाद फिर शेल्टर होम रखा गया। अब भी माँ बाप के पास है। लेकिन दूसरी बात इकरा साहब, जैसे आप कह रही थी कि माँ बाप का मौक़िफ़ एक ही था, यानी कि मेहदी काज़मी साहब का और उनकी जो अहलिया थी उनका मौक़िफ़ एक था। दूसरा केस आपको याद होगा उम्मे हबीबा का, जिसका आप दिन में ही बात कर रही थी, रीमा जिसकी वालिदा है। अब बाप चाहता है, अभी भी चाहता है कि वो उस लड़के के पास जाए जिससे उसने शादी की, माइनर होने के बावजूद। लेकिन माँ चाहती है कि नहीं जाए। तो कोर्ट ने माँ की बात को कंसीडर करते हुए बच्ची को आज तक शेल्टर होम में रखा हुआ है। बच्ची इस वक्त भी शेल्टर होम में, हालांकि बाप चाहता है कि माइनर होने के बावजूद जिससे उसने भाग के शादी की है, वो शादी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीजें हैं बड़ी, जो कि मुख्तलिफ अदालतों में जब आप जस्तजू करते हैं तो बात आ जाती है। आपकी बात शख्स से बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, यहाँ कोई बात करने वाला कोई नहीं है। अब जितने भी हम ये कर रहे हैं, अगर ये वाली डिबेट एक एक घंटा किसी टेलीविजन पे हो, अखबारों में रिपोर्ट हो रही हो, तो काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा एक बात, अब उन्होंने 120 बी का सेक्शन थाने वालों ने लगाया, पुलिस ने लगाया, कोर्ट ने उसे बेल आउट कर दिया। उसमें पुलिस ने भी या किसी अदर पार्टी ने भी, अब सर सीमा हैदर का जो वकील था, उन्होंने जो अपना पर्सनल एडवोकेट किया हुआ था, उसके आगे तो सिर्फ कोई बहस करने वाला भी बनाम सरकार थी ना। कोई गुलाम हाँ हैदर का एडवोकेट उसके सामने नहीं खड़ा था जो ये सारे पॉइंट्स वो रखता, तो शायद जो कोर्ट है वो इन चीजों पे ध्यान देती। नहीं, नहीं, लेकिन आप पता है जो देखिए। पुलिस ने असल में ना जी जी शुरू से फेवर दिया है। पुलिस ने हल्की बिल्कुल सेक्शन बिल्कुल लगा के शुरू से पुलिस ने फेवर दिया है। अगर पुलिस चाहती, देखिए लॉ तो तोड़ा है ना, मतलब वो बिल्कुल गुलाम हैदर की बिल्कुल मर्जी से नहीं तोड़ा या किसी और पाकिस्तानी की वजह से नहीं तोड़ा। उसने जो बॉर्डर क्रॉस किया वो लॉ तो तोड़ा है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, हाँ कोर्ट उसको अगर किसी तरह बेनिफिट दे तो अलग बात है। लेकिन ये कि वो सेक्शन पुलिस तो अपना काम पूरा करती, पुलिस ने सेक्शन ही ऐसी लगाई तो फिर कोर्ट क्या करती। दूसरा प्रोसिक्यूशन रियासत की तरफ से होती है, सरकार की तरफ से होती है। तो ज़ाहिर है इतनी कमजोर सेक्शन आप लगा के कोर्ट में किसी को पेश करेंगे तो रियासत के पास क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको पता कि ऑफेंस ही ऐसा लगा है जिसकी बेल आसानी से हो जाए। शायद भाई बिल्कुल बिल्कुल रियासत लेकिन अपोज कर सकती जी थी। प्रोसिक्यूटर उसको अपोज कर सकते थे। आपने देखा था 2000 केस में जुलाई के बाद प्रोसिक्यूशन ने काफी चीजों को अपोज किया था और वो साथ खड़े हो लेकिन गए मैम थे। प्रोसिक्यूटर अप्रोच करेगा क्यों, वो तो मतलब जब शुरुआत में ये बात हुई थी तब तो बड़ी खुश था पूरा भारत कि अरे वहां से सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से भाभी आ गई, तो प्रोसिक्यूटर ने भी तो इसमें अपना फेवर दिया है मैम, वो ये पॉइंट रखता ही क्यों। हाँ, पहले पुलिस ने किया फिर मैंने प्रोसिक्यूशन ने कहा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए मैम वो क्यों रखता। बस क्योंकि फिर मैम यही लोगों को बात है। सच्चाई अब दिखाई देने लगी, यस मैम, वरना रखने के लिए तो वो कुछ भी पॉइंट रख सकता था। वो चाहता तो इसमें भी बिल, बेल ना होने देता, बेशक ही बेलेबल ऑफेंस था। बिल्कुल ऐसा है क्योंकि आपके यहाँ पीपीसी और हम आपके यहाँ आईपीसी और हमारे यहाँ पीपीसी क्राइम अगेंस्ट स्टेट माने जाते हैं, तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर होता है उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपकी जी तरफ से जो लूप होल सामने आया वो पुलिस की तरफ से और जो इनिशियल प्रोसिक्यूटर थे जो भी होंगे उनकी तरफ से, जी और जी हमारी तरफ से भी पुलिस ने ही थोड़ा सा काम दिखाया है कि उनको चाहिए था। हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्ची थी जैनब, तो शी वॉज 7 और 8 years ओल्ड। फिर उसको एक इंटाइस अवे का केस होता है, फिर बच्ची का रेप होता है, उसको मार के फेंक देते हैं। उसके बाद फिर ये कानून आ गया कि कोई भी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस के पास आती है बच्चे की, तो पुलिस ने हर हाल में
2 घंटों के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। उसके बाद पूरे मुल्क में वायरलेस पे मैसेज चलाना है और बच्चों की पब्लिक करनी है, पिक्चर्स पब्लिक करनी है, उनकी उम्र पब्लिक करनी है और ये बताना है कि बच्चे कहाँ से मिसिंग हुए हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। फिर उनका अपना ऑफिशियल अकाउंट भी है। तो ये सारी चीजें आप देखें यहाँ पे भी नहीं हुई हैं, ठीक है। उनके जो भी एनसीआई उसमें उन्होंने कहा हम कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लीगली वो ये डिसीजन नहीं ले सकते थे। पुलिस ने लेना था, पुलिस ने कहना था ठीक है हम सीमा को नहीं ढूंढते, हम बच्चों को ढूंढेंगे। हम्म। अब देखिए पूरा महीना तो असल में गुलाम हैदर को भी नहीं पता नहीं। जब ये जी जुलाई जी सर, एक बात बताइए, दुआ जहरा के केस में कितने आईओ कितने एसएचओ बदले गए थे, आप 4 बताइए आईओ सर। कितना? 4 बिल्कुल बिल्कुल। उसकी फैमिली इतना अपना अच्छा काम किया दुआ जहरा के पेरेंट्स ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए, और यहाँ कोई एक बंदा नहीं खड़ा हो रहा, बताइए। और मुद्दा वैसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का था, तो बिल्कुल। मैम इसलिए लेकिन इसलिए ये सारी चीजें आई। जी देखें कोताही गफलत या लापरवाही समझे ये है तो सही। मतलब यहाँ जी जी एफआईआर नहीं कटवाई, उसके बाद 1 महीने तक बच्चों का बीवी का नहीं पता था। ये तो जब इंडियन मीडिया पे रिपोर्ट हुआ उसके बाद ही तो लोगों को पता चला कि इंडिया पहुंची हुई है, इससे पहले तो किसी को पता नहीं था। तो 1 महीने में भी कुछ नहीं किया कि 4 बच्चे गायब हो गए, बीवी गायब हो गई। उस वक्त भी उनकी लापरवाही है जो समझ आती है कि उन्होंने क्यों की। और उसके बाद और फिर सर दुआ जहरा के पेरेंट्स ने इंटरनेशनल केस बना दिया था बच्ची के गायब होने के 3 दिन के अंदर अंदर। कल मैंने उनके वालिद का इंटरव्यू किया था, शायद आपने देखा होगा, कल भी वो कोर्ट हाँ में थे। देखा है सर। उनकी उनकी वाइफ भी उसी तरह कोर्ट में होती है जिस तरह पहले हर डेट पे आती थी। तो वो कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका तो ये है कि जब तक मेरी दम में दम है मैं उनको मुल्जिम जो है अक्यूज है मैं देखिए उनको सजा दिलवा के रहूंगा। तो यहाँ यही मसला पूरी बड़ी बात है, कुछ अलग ही है। देखिए शायद भाई यही बात है जो हम सुबह भी कहना चाह रहे थे कि जो स्टेट है वो बच्चों को शेल्टर होम में या प्रोटेक्शन यूनिट में वो रख सकती है, जिसपे उदित सर थोड़ा सा वो डिसएग्री कर रहे थे। उनका बनता भी है डिसएग्री करना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है, स्पेशली इस दुआ ज़ेरा केस में। आपके पास कशमाला का केस था और वो बच्ची जो थी उम्मे हबीबा, जो ये कह रही थी कि मैंने पेरेंट्स के पास नहीं जाना है। और वो जो जी कशमाला बच्ची थी, इसके अलावा और भी जो बच्चियां मिलती हैं रिकवर होती हैं, तो उनको जब तक चीजें डिसाइड नहीं हो जाती हैं उनको प्रोटेक्शन यूनिट में रखा जाता है, ठीक है। अब हम्म यहाँ पे भी एडवाइजेबल यही है कि स्टेट बच्चों को अपनी कस्टडी में ले और उनको फिलहाल प्रोटेक्शन हाउस में रखे और हैदर से श्योरिटी ले। आप मुझे बताएं, जब दुआ जहरा को पेरेंट्स के हवाले किया है, 10 लाख 1 मिलियन का बॉन्ड उन्होंने लिया और काफी सारे एफिडेविट उनसे लिए, उसके बाद भी आज तक पेरेंट्स के पास बच्चे की परमानेंट कस्टडी नहीं है। दे हैव शेयर्ड कस्टडी। स्टेट हर हफ्ते जाती है। और वो जो बच्ची एक और थी जो क्रिश्चियन बच्ची थी, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी आरजू 3 साल फातिमा, तक, आरजू आरजू। आरजू फातिमा, उसकी भी शेयर्ड कस्टडी दी। स्टेट उसके पास जाती थी या फिर वीकली और मंथली एसएचओ को उसको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होता था कि मैं ठीक हूँ और मेरी तालीम भी जारी है। ये सब कुछ यहाँ पे होता है मैडम। देखिए मैम, नहीं, मैं सर आपके चैनल पे बैठ के मैं ये कह दूं हाँ जी ये भी हो जाएगा, हाँ जी वो भी हो जाएगा, तो दूसरों में और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। मैं बताती हूँ, बच्चे माइनॉरिटी में आते हैं, जो इंडिया के अंदर होता है, जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं, हम लोग वॉच करते हैं एवरी टाइम। जहां माँ है वहां बच्चे रहेंगे। बच्चे या तो डिपोर्ट होंगे गुलाम हैदर को, या वो बच्चे शेल्टर होम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये मैं आज आप मुझसे लिखवा लो, अब चाहे आने मैं वाले 6 एक महीनों मिनट में मुझसे पूछ लेना। साक्षी, अब मैं बताती हूँ। पता है आप लोग जो जी। केसेस मेंशन कर रहे हो ना, दुआ जहरा एंड फातिमा, हम्म। उनका भी मैंने कल देखा था। दुआ जहरा के साथ ही सजेशंस में आया था। दोनों एक टाइम ही शायद किडनैप हुई थी या गई थी, घर से भागी थी या जो भी था। लेकिन यहाँ पे जो कस्टडी बैटल है ना, दैट इज बिटवीन द मदर एंड द फादर। और जो उनकी यस यस। कस्टडी बैटल थी माइनर्स की, वो है उनके पेरेंट्स वर्सेस जो किडनैपर, एलिजिडली जो जो किडनैपर्स यस वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे यस फादर एंड मदर के बीच में कस्टडी बैटल होगी। अगर लैंड ऑफ द लॉ यूज होगा जैसे इंडिया में है वो, तो यहाँ पे एक माँ के पास बच्चे ज्यादा रहेंगे रादर देन स्टेट को देने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के, आपके जो प्रोटेक्शन होम्स होते हैं वहां देने के बजाय वो प्रेफर करेंगे बिल्कुल कि यही मैं बच्चे कह रही हूँ माँ मैम। के। हाँ, तो ये सुबह भी हम हम्म। बोल रहे थे, बट वो उदित जी पता नहीं देखिए क्यों इतने ज्यादा इस गुस्से में आ गए। इस हाँ बात जी। से हम यही बात करें यहाँ पे, जब चीजें आमने सामने हो जाती हैं। अभी मदर और फादर आमने सामने, ठीक है। मदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है और उनका
फ्यूचर भी अनसर्टेन है। ठीक है, गुलाम हैदर के अपने ही कुछ मसले हैं, अगर फौरी तौर पे रियासत को बीच में इंटरवीन करना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हैदर से भी श्योरिटी लेनी चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी उनकी वेलफेयर को देखते हुए, और इंडियन गवर्नमेंट को भी उनकी वेलफेयर को देखते हुए कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। बट फिलहाल जो बच्चे हैं उस कंडीशन में, मतलब ठीक कंडीशन में वो लोग नहीं है, स्पेशली 3 बच्चियां। बट इकरा, पता है क्या होगा, जो हमारे कंट्री में लॉ प्रिवेल करता है ना, अभी कस्टडी बैटल बिटवीन फादर एंड मदर ही मानी जाएगी। पाकिस्तान स्टेट को वो क्यों देंगे भाई? वो सीमा का केस स्ट्रांग है। अगर यहाँ इंडियन कोर्ट में ये केस लड़ा जाएगा, वो कहेंगे भैया जितना माँ आपके मतलब अपने खुद के बच्चों को ध्यान रख सकती है, प्यार कर सकती फॉर इंस्टेंस प्यार, बच्चे कहते हैं मैं हमने बाप के साथ नहीं जाना है। वो अलग बात है। फिर वो तो वैसे भी बोलेंगे ही, क्योंकि 6 महीने से जब बिल्कुल उन लोगों का टच में देखिए ही नहीं है अभी वो फौरी हैदर के तौर पे साथ। जो है ना, देखिए फौरी हम्म, तौर पे तो कस्टडी बच्चे डिपोर्ट होकर आ जाएं, लेकिन इनकी कस्टडी पे फिर भी केस चलेगा क्योंकि इनका डिवोर्स फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर देखो भी है, फिर फिर उसमें फिर जब कस्टडी की केस लड़ना चार होगा, पांच साइड्स हैं। नहीं ये अगर केस प्रॉपर लड़ना ये होगा तो चीजें सीमा, चलेंगी। पाकिस्तान में अगर केस कस्टडी बैटल होगी बिटवीन सीमा एंड हैदर, एक बार अगर बच्चे डिपोर्ट हो गए तो उसके बाद सीमा को तो पाकिस्तान आके लड़ना होगा ना, वो वैसे ही नहीं आने वाली वहां पे। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिसकी क्लैरिटी चाहिए होगी, क्योंकि पहले तो इनका डिवोर्स फाइनल हो, उसके बाद गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में स्प्लिट कस्टडी भी होती है, अल्टरनेट कस्टडी भी होती है, बर्ड नेस्ट कस्टडी भी होती है, थर्ड पार्टी कस्टडी भी बट होती है। देन वो तो ये चीजें इंटरनेशनल टाइम बॉर्डर मैम कंज्यूमिंग है। है। मैम जब सीमा हैदर ये अपने कोर्ट के अंदर ये कह देगी कि मुझे तो सचिन के साथ रहना है, मेरा गुलाम हैदर से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर कोर्ट जो सीमा हैदर को बच्चे देगी ही क्यों? ये केस लड़ा ही क्यों जाएगा आगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि मैंने कविता मैम को भेजा था, साहिद भाई मैं आपको भी भेज दूंगी अभी, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए थे अपनी बुक्स में से ही, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर मतलब कोई मजहब चेंज कर लेता है या गैर मजहब में कोई शादी कर ले तो बच्चे ऑटोमेटिकली कस्टडी बाप को मिल जाती है। मैम इसमें तो इतना फाइट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बात इसमें ये तो है ना गुलाम कि हैदर का मैम, जी जी जी, गुलाम कानून का हैदर इस्तेमाल एक करना स्टेप जरूरी उठाए सारे काम होते चले जाएंगे मैम। है। मतलब मेन बात ये है कि आपको पहले गुलाम हैदर को बैटल में लाना पड़ेगा, कस्टडी बैटल में इन फ्रंट इन पाकिस्तान। उनको डिमांड गुलाम करनी है, यस पड़ेगी, यस यस उनको यस, डिमांड उसके करनी बाद पड़ेगी चाहे तो आप अपनी हमसे कहे, गवर्नमेंट से, इंडियन जी गवर्नमेंट जी से, कि मेरे बच्चे मेरे को वापस दो। वो मेरे को बीवी नहीं चाहिए, वो तो चलो उसने रिलीजन चेंज कर लिया है, तो जाके ये जी केस स्ट्रांग है। और अगर वो कोर्ट केस इंडियन कोर्ट में लड़ा जाएगा तो जी कोई भी इंसान होगा ना तो वो ये कहेगा कि भाई अगर बच्चों को ऑर्फनेज में जाके रखना है या स्टेट हाउस में जाके रखना है, इससे अच्छा तो बच्चे माँ के पास है। और वो सीमा का केस स्ट्रांग होगा। अगर गुलाम यस हैदर मैम, पाकिस्तान मैं आके, पिछले 15 मिनट से यही बात तो समझा रही हूँ जो आप अब बोल रहे हो इन्हें। ये वो समझ नहीं पा रहे थे ना, ये लोग कह रहे थे कि बच्चों को भेज देते हैं, बच्चों को नहीं भेजेंगे। अगर इंडियन कोर्ट में ये केस चलेगा तो वो ये देखेंगे कि बच्चे सेफली अभी माँ के पास है, और पेरेंट ज्यादा ऑब्वियसली, मतलब बच्चों की हालत अच्छी नहीं होती ना। अभी कस्टडी कस्टडी बैटल जो होगी बिटवीन द फादर एंड द मदर, तो फिर फादर अगर एक्चुअली में वो केस करेंगे, और आपके जो लॉयर आए थे सुबह, उदित सर, उन्होंने ये भी बोला था कि एक केस वहां से आपके फॉरेन डेलीगेट्स को ही इन्वॉल्व होना चाहिए। और बार बार वो अभिनंदन का एग्जाम्पल दे रहे थे कि तब तो कोई केस वेस भी नहीं किया था, कि मतलब इंटरनेशनल आपके रिलेशनशिप अच्छे रहे और डेलीगेट्स इन्वॉल्व करके ही वो डेपुटेशन हो गई थी और सब हो गया था कि अभिनंदन को मैम डिपोर्ट लेकिन करना वो ऐसा तो ही तो इस केस स्टेट में होना वर्सेस है। स्टेट था ना। नहीं नहीं हाँ मैम, जी। आप मेरी बात समझिए, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज से आपको बता रही हूँ, मैं भी बिना पढ़े लाइव में बिल्कुल भी नहीं आगे बैठती। अगर मैम इसमें वो एक लेटर लिखते हैं मतलब इंडियन एम्बेसी को अपने हाई कमीशन के थ्रू जाकर, अगर वो लिखते हैं तो उसने मजहब चेंज कर लिया, इसमें तो कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बच्चे रिपोर्ट हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो तो मैम कोर्ट की तो आज जरूरत, आपकी कोई बात हुई नहीं, आज आपकी कोई बात हुई नहीं हैदर साहब से? सर मैं उन्हें कन्वेंस नहीं कर पाती, मेरी बातें उनकी समझ में नहीं आती, उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती। तो फिर क्या अब होगा? सर ये तो मीडिएटर तो आप लोगों को ही बनना पड़ेगा। कविता मैम की बात हुई होगी कविता शायद। जी, हाँ कविता जी, अब आपने ना बस ये समझाना है हैदर भाई, म्यूट हैदर जी म्यूट को कि
आप वापस, हाँ जी एक मिनट, आपकी पाकिस्तान वापस आओ, पहले सबसे पहले सब छोड़ के आप पाकिस्तान आओ। आपको ये दिखाना है कि आपके लिए बच्चे अभी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, आप खाना नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस बच्चे वापस चाहिए और आप पाकिस्तान आके बैठो, बस आप उनको ये समझाओ। साक्षी मैम, जी जी मैम बोलिए। आपकी हैदराबाद से बात हुई आज? नहीं मैम मेरी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, नहीं मैंने तो कॉल लगाया दो लेकिन बार ट्राई उन्होंने किया था। हाँ उन्होंने मेरा भी उठाया नहीं है मैम, 2 बार ट्राई किया था मैंने। शायद उनके वहाँ नेटवर्क इश्यू होते हैं कि पता नहीं क्या होता है, वो जी। समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी शाहिद हुसैन भाई, आपका भी रोशन अजीज साहब से हो रहा, तो उनको ये समझाओ कि वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद फिर अगर वो खुद किसी से पैसा लेने के लिए शर्माते हैं या कुछ भी है, तो कोई मीडिएटर बन के क्राउड फंडिंग करके कुछ भी करके उनको एक सपोर्ट दो कि तुम पाकिस्तान में अगर नहीं भी कमाओगे तो तुम रह पाओगे। एटलीस्ट क्राउड फंडिंग में छोटा मोटा मकान, एक रिक्शा ले पाएंगे बराबर, और यहाँ से केस डालेंगे। केस में बहुत खर्चा आएगा नहीं उनका, और केस क्लियर कट है, खाली उनकी हाजिरी जरूरी है जिससे उनके बच्चे उनको मिलेंगे। अगर वो हाजिर नहीं होंगे तो बच्चे सर किसको मिलेंगे? सिर्फ एप्लीकेशन में या तो उनके वकील को सर आप लाइव में लाया करें। एक एप्लीकेशन में सिर्फ हाँ, इतना लिखना है जी मेरी यहाँ बीवी हम मेरा आपस सब कुछ में बेचकर भारत चली गई है, वहां जाके उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया है, और ये देखिए वीडियो, ये देखिए ऑडियो, और मेरे बच्चे मुझे डिपोर्ट करें, मेरे बच्चे वहां मोलेस्ट हो रहे हैं, मेरे बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, बहुत परेशानी में मेरे बच्चे हैं, आने वाला भविष्य भी उनका खराब है। ये मात्र एप्लीकेशन लिखनी है और ये भारत सरकार को देनी है। और सर उस पे अर्जेंसी की एक एप्लीकेशन और फाइल करनी पड़ेगी। अर्जेंसी का मतलब होता है जो तत्काल में केस की सुनवाई होती है। ये काम गुलाम हैदर जी को करने हैं सर। ये तो कोर्ट कचहरी का तो बाद का मैटर है, जरूरत मुश्किल ही पड़ेगी सर, 90% तो पड़ेगी नहीं। साक्षी यही बात हम लोग पिछले 3 महीनों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक दरख्वास्त इनको एम्बेसी में देनी चाहिए। अब इन्होंने वकील भी हायर कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर है रोशन अजीम साहब, एक अच्छी सी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके वो हैदर को भी भिजवा सकते हैं कि जद्दा के अंदर जो आप लोगों का काउंसलेट है वहाँ पे वो सबमिट करवा दे कि मैं वहाँ पे वर्कर हूँ, मेरी सुनी जाए और मेरे साथ ये मसला है। और वो पाकिस्तान एम्बेसी भी है सऊदी के अंदर, वो उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन शायद वो कन्विंस हो नहीं पा रहे या उन्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही, आई डोंट नो। नहीं मैम देखिए, वो हमसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने एडवोकेट के ऊपर, और करना भी चाहिए। जो उन्होंने हायर किया है उस पर विश्वास करना भी चाहिए। ये कन्वेंस करिए, जो उनके एडवोकेट हैं उनको, वो कन्वेंस करेंगे गुलाम हैदर जी को कि इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं लगना, बताइए मैम, और वो कन्वेंस करके सारा मामला खत्म हो जाएगा। अब मैम अगर कोई ये सवाल उठाने लगे कि कोई बंदा सऊदी से अपने बच्चों के लिए अपने होम टाउन नहीं आ सकता और वो बच्चों की कस्टडी मांग रहा है, मैम डोंट माइंड, आप सोच के देखिए, ये सवाल भी तो भारत की मीडिया उठाएगी फिर। अब वो मैम एक बार अगर ये लेटर मैम भेज दे तो मैम आप देखिए, जैसे अभिनंदन को आप लोगों ने डिपोर्ट करा था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वैसे ही इंडिया गवर्नमेंट भी करेगी। इतनी बुरी गवर्नमेंट भी नहीं है, जो लीगल तरीके से जाएगी तो करेगी। अब मोदी जी तो हाथ पकड़ के अटारी बॉर्डर पे लेके नहीं जाएंगे कि गुलाम हैदर तो है नहीं, उसके दादा को सौंप दो। मैम ऐसे थोड़ी होता है सर, बताइए आप। बोले यहाँ पे जो भी नहीं, यहाँ पे जो भी होस्ट बैठता है, अब आपका एक ही काम है कि जो प्रोसेस है यहाँ की वो समझो और अब वहां पे वर्कआउट करो रोशन सर से, गुलाम भाई से, और बने उतना गुलाम भाई के लिए फंडिंग करो। वो अपने मुंह से नहीं मांगे, बहुत गैरतमंद इंसान है। उनको सिर्फ इतना बोलो कि तुमको पाकिस्तान आने की जरूरत है, तुमको पैसों की, खाने पीने की कोई वो नहीं रहेगी। एटलीस्ट आपके देश में ऐसे लोग तो होंगे जो एक इंसान को सपोर्ट करे, पूरा मुल्क मिलके। देखिए कविता जी, देखिए बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करने वाले हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे नंबर मांगा गुलाम हैदर का या रोशन अजीम साहब का, तो हमने उनके नंबर दे दिए। भाई आप अगर कोई मदद करना चाहते हैं किसी भी तरह, तो आप रोशन अजीम साहब से बात करें या उनसे बात करें। अच्छा, रोशन साहब कहते हैं देखिए जी, फाइनेंशियल जितनी भी अगर मदद हो सकी, हेल्प करना हो सकी, मैं खुद अपनी तरफ से करूंगा। केस के मैं फीस के पैसे नहीं ले रहा। अच्छा, बात असल में ये कि समझने की, आपने कल फैसल भाई की बात सुनी हो, वो तो डायरेक्ट मिल के, हम तो चलें ठीक है वीडियो के जरिए, फोन कॉल के जरिए, उन्होंने तो मुलाकात करने के बाद उनको सारी बात समझाई है, तभी उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, हमने शुरू
शुरू में जब ये मामला उठा था जुलाई में, तब भी हमने यहाँ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर दी थी कि आप आए, आपको मीडिया पे हाईलाइट करना पड़ा, आपको कोर्ट्स में जाना पड़ा, नहीं वकील नहीं करने सर, पड़े। गलत है ये बात, गलत है ये बात। उनको बात समझ में नहीं आ रही, ये गलत है। हम कन्वेंस नहीं कर पा रहे, ये हमारी गलती है। क्योंकि जब मेरी उनसे कल बात हुई थी फोन पे, वो मुझे बोलते हैं कि मैडम मेरे बच्चे दिला दो और मुझे बता दो मुझे क्या करना होगा। ये बात मेरे वकील को बता दो, मेरा वकील मुझे बता देगा। ये बात मुझसे पर्सनली गुलाम हैदर भाई ने कही है कि मैडम मैं हर तरह से तैयार हूँ, जो वो मुझसे कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए उसमें उनकी गलती कहाँ से हो गई? गलती तो उस मीडिएटर की है जो कन्वेंस नहीं कर पा रहा। और रोशन साहब का नंबर मैं आपको देता हूँ। आप देखो, शायद भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने स्टार्टिंग में उनको यूनिसेफ की सलाह दी तो रात को 3:30 बजे उन्होंने मेरे को फोन किया और मैं नहीं उठ पाई। 4-5 उनके कॉल देखे मैंने। फिर सुबह को जैसे मैं उठी 7 बजे, अभी मैं चाय का कप ही रख रही, फिर से उनका कॉल आया कि आप रात को सो गए थे कि मुझे यूनिसेफ का लिंक तो भेजो। वो कंसर्न है, ये बात मुझे मालूम है। और सर ये जो सियाद रामे सर है, इनकी ज्यादा अच्छी बात होती है एडवोकेट से। अगर ये एडवोकेट को कन्विंस करना चाहे, उन्हें कुछ बताना चाहे। अब सर ये बताइए, एडवोकेट सर या तो हमसे कोई बातें शेयर नहीं करना चाह रहे, और उनका राइट भी है कि वो अपनी लीगल चीजें हमसे ना शेयर करें, हम उन पे कोई प्रेशर भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम उस दफ्तर गए, जब हम कह रहे हैं छोटा सा फंडा है, चलो हम कह रहे हैं हम झूठ कह रहे हैं, लेकिन एक बार ट्राई तो करके देख लो एटलीस्ट, क्या पता तुम्हें बेनिफिट मिल जाए। और मुझे पता है क्या लगता है कि जो पहले हैदर के फादर इन्वॉल्व थे वो अब बैकआउट कर गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे हैदर ने शादी करी थी सीमा से, तो उनकी इतनी अच्छी बनती नहीं है उनसे। तो वो भी कहेंगे कि तू 8-9 साल जब सारे पैसे उसको दे रहा था, सब उसका कर रहा था, तो अब मेरी याद क्यों आ रही है जब वो भाग गई है। तो मेरे ख्याल से उनके फादर भी इसलिए बैकआउट कर गए हैं, मतलब मुझे जो लगा। नहीं, वो जब ये रोशन अजीम साहब कराची आते हैं ना, क्योंकि रोशन अजीम साहब का ताल्लुक बदीन से और हैदराबाद में ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कराची कम आते हैं, तो मैंने कई दफा उनको खुद साथ देखा है। मैंने जब पुलिस के पास गया तो 2-3 हमारी मुलाकातें हुई हैं, वो अमीर जान साहब साथ ही होते हैं, मैंने खुद देखा। लास्ट मोमेंट पे बैकआउट क्यों कर गए? मतलब फैमिली में नहीं, डेथ होती है भाई। मामला असल में ये है मुझे तो कि ये जैसे लगता है जी, मंडे उन्होंने जाना था, साथ ही जाना था हाई कमीशन इस्लामाबाद, लेकिन उनके खानदान में किसी की डेथ हो गई, जा नहीं सके। अच्छा, गुलाम हैदर के जो पहले वाले बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं। अभी मैं एक जगह इंटरव्यू देख रहा था, वो दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो अमीर जान जो गुलाम हैदर के वालिद हैं वो भेजते हैं स्कूल, पूरी केयर कर रहे हैं। वो इन्वॉल्व है बेटे के साथ, ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको थोड़ा सा अच्छे से गाइड करने की जरूरत है। शायद आप ये उनके लॉयर को बताइए कि प्लीज आप ये चीज करवाइए, ये पिटीशन डालिए और